आज हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो हमारे पास है, यहाँ पर हम बात करते हैं किसी भी एटम को ज़ाहिर करने के लिए दो नंबर लिखे जाते हैं। किसी भी एटम को ज़ाहिर करने के लिए दो नंबर लिखे जाते हैं, एक ऊपर लिखा जाता है और एक नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो जो ऊपर लिखा जाता है इसको हम कहते हैं मास नंबर, और जो नीचे लिखा जाता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम हीलियम का जो एक एटम ले रहे हैं, इसका जो मास नंबर है वो 4 है, और जिसका एटॉमिक मास है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ बात करें कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 2 ही होंगे। ठीक है, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर यानी इसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं और इसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं, तो ए माइनस जी हम करेंगे तो 4 में से 2 निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ हमारे पास न्यूट्रॉन आएगा जो कि हमारे पास 2 होगा। यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो चार्ज रखते हैं, यानी वो चार्ज हैं। और वो चार्ज कैसे रखते हैं, एटॉमिक नंबर पर और मास नंबर पर। ठीक है, हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमने देखा था, और जो मास नंबर है वो हमारे पास मतलब 4 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 है, मास नंबर हमारे पास 4 है। यहाँ पर हमने एटम्स की मदद से इसको डिनोट करवाया हुआ है। ठीक है, और हमने निकाला है न्यूट्रॉन। इससे हमें पता है कि एटम के पार्टिकल में, यानी किसी भी एटम के पार्टिकल में 3 होते हैं। किसी भी एटम के 3 पार्टिकल्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, हमने न्यूट्रॉन्स को कैसे निकाला ये मैंने आपको बता दिया है। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में हमने ये देखा है। अब हम बात करते हैं आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स में क्या होती हैं, सिबलिंग्स होती हैं, यानी बहन भाई होते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 1 जो है उसको हम कहते हैं प्रोटियम, हाइड्रोजन 2 है उसको हम कहते हैं ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन 3 वाला जो एटम है उसको हम कहते हैं ट्रिटियम। ये जो इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, ठीक है, इन तीनों गिर्द इनको हम इलेक्ट्रॉन शेल कहते हैं। आइसोटॉप्स क्या होता है, बेसिकली आइसोटॉप्स होता है, इनमें एटॉमिक नंबर क्या होता है वो सेम होता है, लेकिन जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटॉन है इसका मास नंबर 1, यहाँ पे मास नंबर 2, यहाँ पे मास नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी H11, H12, H13, यानी यहाँ पर जो है ना एटॉमिक नंबर वो तो सेम है, लेकिन इसका जो मास नंबर है पहले में 1 है, सेकंड में 2, थर्ड वाले में 3। ठीक है, तो मास नंबर इसका क्या है, डिफरेंट हो गए हैं। ये तो हमारे पास आइसोटॉप्स। अब हम बात करते हैं आइसोबार्स की। जो आइसोबार्स होते हैं वो आइसोटॉप के बिल्कुल ऑपोजिट ही हैं। ठीक है, आइसोबार में हम क्या देखते हैं कि इसमें डिफरेंट होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, जबकि हमने आइसोटॉप में देखा था कि उसमें एटॉमिक नंबर सेम था। ठीक है, और इसमें मास नंबर है वो सेम है, लेकिन वहाँ पर मास नंबर डिफरेंट था। तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, आइसोटॉप्स के। आइसोबार में देखें आर्गॉन, क्रिप्टॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम का हम ले रहे हैं एग्जाम्पल। इसमें हम देख रहे हैं कि 8 प्रोटॉन है, 22 न्यूट्रॉन है, यानी आर्गॉन का हमने लिखा है कि इसके अंदर 18 क्या है, प्रोटॉन है, और जो पोटाशियम है इसमें 19 प्रोटॉन है, और जो कैल्शियम है इसमें 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। तो इस तरह बाकी दोनों में भी हमने न्यूट्रॉन्स को निकाला है और लिखा है। अब हम बात करते हैं आइसोटोन की। आइसोटोन्स में क्या होता है, आइसोटोन्स में होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या है, सेम होते हैं। ठीक है, यानी इनके जो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन की, तो इनके जो एटॉमिक नंबर हम कार्बन 14 वाला ले रहे हैं। ठीक है, कार्बन का जो होता है ना हमारे पास आइसोटॉप 14 वो ले रहे हैं, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 16 यहाँ पे। तो इन दोनों के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे पास क्या है, 8 हैं। तो हम आइसोटोन में यही बात करते हैं कि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं।
अभी हमने बात की है एटॉमिक नंबर की, मास नंबर की, कि एटॉमिक नंबर में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। उसके बाद हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर जी से रिप्रेजेंट करती हैं और मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमने एक बेस्ट एग्जांपल ली थी हीलियम की। उसके बाद हमने आइसोटॉप की बात की थी। जो आइसोटॉप्स होते हैं वो क्या हैं? आइसोटॉप्स में हमने देखा था कि जो एटॉमिक नंबर है वो सेम था और जो मास नंबर है वो डिफरेंट था। उसके बाद हमने आइसोबार्स की और आइसोटॉन्स की भी बात की है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोहर्स मॉडल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एंड होता है। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बोहर्स मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही शॉर्ट मेथड के ज़रिए आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपने मस्ट पूछना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री की क्लास में जो मेथड हमने पढ़ना है वो है बोहर मॉडल पे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बोहर मॉडल पे, जो बेस्ड करता है डॉल नेचर ऑफ लाइट पे। ठीक है, और साथ में स्पेक्ट्रल रिजल्ट्स हैं इसके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बोहर मॉडल्स में स्पेक्ट्रल लाइन यानी इसकी जो वेवलेंथ को पढ़ के हम स्पेक्ट्रल लाइन बनाई गई, वो स्पेक्ट्रल रिजल्ट से हमने बोहर ने अपना एक मॉडल दिया था। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी जो वेवलेंथ है इसको पढ़कर स्पेक्ट्रल लाइन बनाई गई और स्पेक्ट्रल रिजल्ट से फिर बोहर ने अपना मॉडल दिया। ठीक है, वेव नेचर कोई भी पार्टिकल्स यानी हो सकता है जैसे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब वो आगे बढ़ें तो अपने साथ वेव को निकालेंगे। ठीक है, इसको हम वेव नेचर कहते हैं। वेव नेचर किसे कहते हैं? जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब आगे बढ़ते हैं तो अपने साथ क्या करते हैं? वेव को निकाल के लेके जाते हैं। इस वेव को हम क्या कहते हैं? वेव नेचर कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इस पूरी कायनात में जिसके पास मास है उसके पास वेव नेचर भी होगा। मतलब कोई ना कोई चलते हुए वेवलेंथ को प्रोड्यूस कर ही रहा है। ठीक है, जो विजिबल है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, यानी उसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो है ऑलमोस्ट 700 तक, 400 से लेके, यानी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक विजिबल में जो रेंज है वो 400 से 700 नैनोमीटर तक है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके ज़रिए अगर किसी भी पार्टिकल की वेव है तो उसके हम वेवलेंथ यानी लैम्बडा से मालूम करते हैं। तो अब हम इसकी जो वेवलेंथ है विजिबल रेंज वो 400 से 700 नैनोमीटर है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर की। तो पार्टिकल नेचर में हम देखते हैं कि क्या होता है। पार्टिकल नेचर में अगर किसी भी पार्टिकल की जो वेव है तो वो डिफ़ाइन करती है वेवलेंथ को यानी वेव नेचर को। तो वो वेवलेंथ होगी किसी भी चीज़ की जो डॉल नेचर है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो यानी कोई ब्लैक बॉडी है हमारे पास, इसके अंदर रेडिएशन को हम डिफ़ाइन करते हैं। ब्लैक बॉडी क्या करेगी? बेसिकली इस पर कोई भी लाइट इमिट करोगे तो हर तरह की लाइट को ये क्या करेगी? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, यानी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। और चाहे वो ब्लू हो, रेड, जो ब्लू है पहले अगर हम उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब कराएंगे तो वो रेड हो जाएगी और उसकी जो शेप होती है वो ग्रे होती है। यानी हमारे पास अगर कोई लोहा है और हम लोहे को गर्म करते हैं तो लोहा जब पहली हालत में होता है वो क्या होता है? सिल्वर यानी ग्रे कलर का होता है। उसको हीट करेंगे तो रेड हो जाएगा और फिर ब्लूइश सी शक्ल तैयार कर लेता है। अगर किसी चीज़ को गर्म करो तो हर तरह की रेडिएशन यानी बाहर निकलती है, तो उसकी वेवलेंथ भी यानी लाइट भी बाहर निकलती है। जो लाइट ज़्यादा निकलेगी जो हमें नज़र आएगी रेड होगी, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादातर रेड लाइट को इमिट करता है। तो बोहर्स मॉडल में हमने देखा कि ये बेस करती है डॉल नेचर पे। ठीक है, ये किस पे बेस करती है? डॉल नेचर पे, और इसी बेस पर ही इसका बोहर का मॉडल बनाया गया। फिर हमने देखा वेव नेचर को। वेव नेचर में क्या होता है?
वेव नेचर हमने देखी थी। वेव नेचर क्या थी हमारे पास, जो वेव नेचर पार्टिकल्स थे वो हमारे पास क्या थे, कोई भी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, हमने देखा था कि जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो वेव को निकालेंगे, उस वेव को हम क्या कहते हैं, वेव नेचर। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था बोहर्स मॉडल पे। बोहर मॉडल्स की जो थ्योरी थी वो बेस किस पे करती थी, डॉल नेचर ऑफ लाइट पे और स्पेक्ट्रल रिजल्ट्स पे, ठीक है। और किस तरीके से ये वेव पीछे वाली वेव से वेव्स को निकाल के आगे लेके जाती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की।